Hello everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. I am Vinita, your chemistry educator. So students, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही हमने ये देखा था कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटीज पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स पे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्टली टू टाइप्स की होती है, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन, जिसमें हमने दोनों की डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। बीटा एलिमिनेशन फर्दर आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, E1, E2, E1, CB। सबसे पहली बात आती है कि E1 है क्या। E1 describes an elimination reaction E in which RDS, that means rate determining step, is unimolecular यानी 1 and does not involve the base। E1 एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें E का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। दैट मीन्स E1 रिएक्शन हमें ये बताती है कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर बेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सो इस टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म को हम E1 रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक SN1 रिएक्शन की तरह ही E1 रिएक्शन भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। स्टेप फर्स्ट में रिमूवल ऑफ रिलीविंग ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। दैट मींस स्टेप फर्स्ट में मॉलिक्यूल से एक अच्छे लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसमें X क्या है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो स्टेप फर्स्ट में तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बिकॉज ये स्टेप स्लो होता है इसलिए इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जाना जाता है, जिससे हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटाइन मॉलिक्यूल में बेस का अटैक करवाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमेशा कार्बन पर या फिर किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, जबकि बेस अटैक करता है हाइड्रोजन पर। ठीक है, तो जैसे ही सेकेंड स्टेप में हम बेस डालेंगे, बेस यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बोकेटाइन को देकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमें एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार E1 रिएक्शन कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एल्किल हैलाइड दैट मींस सबस्ट्रेट ही पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर बेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सो E1 रिएक्शन के लिए रेट ऑलवेज एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। सो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यहाँ पर एल्किल हैलाइड या फिर अल्कोहल एज अ सबस्ट्रेट काम में लिए जाते हैं। सो द रेट ऑफ एन E1 रिएक्शन इज नॉट इवन अफेक्टेड बाय व्हाट बेस इज प्रेजेंट। सो स्टूडेंट्स, E1 रिएक्शन की रेट बेस पे डिपेंड नहीं करती। So E1 is just as likely with weak as with strong base। तो चाहे E1 रिएक्शन में हम स्ट्रॉन्ग बेस डालें या फिर वीक बेस डालें, E1 रिएक्शन की रेट बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट, चाहे वो एल्किल हैलाइड हो या फिर अल्कोहल हो, ओनली इन्हीं की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसीलिए यह एक यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करने के लिए 3 फैक्टर होते हैं, एक तो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर, एक लिविंग ग्रुप, एक अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, और एक सॉल्वेंट। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि E1 रिएक्शन कौन कौन से सबस्ट्रेट इजीली शो करेंगे। ठीक है, सो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में अलाउ E1, यानी अब हम यहाँ पर ऐसे सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये सबस्ट्रेट E1 रिएक्शन शो करेंगे। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में अलाउ E1 कैन occur only with substrate that
can ionize to give relatively stable carbocation, that means tertiary, allylic, benzylic, alkyl halides. So students, जैसा कि अभी हमने देखा कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो सबस्ट्रेट इवन रिएक्शन इजीली दे देंगे जिनमें बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, ठीक है। सो हमें पता है कि कौन कौन से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ठीक है, या फिर जो ऐसे कार्बोकेटायन जिनके पास कोई लोन पेयर वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे कार्बोकेटायन के ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो ऐसे सबस्ट्रेट जिनसे बनने वाला कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो सबस्ट्रेट उतनी ही इजीली इवन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसे कौन कौन से हैं? ऐसे सबस्ट्रेट है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होगा कि सबसे पहले तो लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है तो कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। अब इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये अपना हाइड्रोजन अब इस रिएक्शन में क्या होगा, बेस आएगा, बेस हाइड्रोजन पे टेक करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा इस कार्बोकेटायन को और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या है कि इस कार्बोकेटायन को तीन ग्रुप स्टेबल कर रहे हैं ना, तो मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इवन रिएक्शन शो कर सकता है। सेकेंड आता है एलाइलिक। तो एलाइलिक हैलाइड किनको बोलते हैं? अगर हेलोजन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम एलाइलिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एलाइलिक हैलाइड इवन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकेटायन वो मोर स्टेबल है। तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो ये कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। अभी कार्बोकेटायन स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर रेजोनेंस करेगा तो स्टेबिलिटी हो रही है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की। तो अब देखो जैसे इस रिएक्शन में हम बेस डालेंगे, बेस यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मींस एलाइलिक हैलाइड भी इवन मैकेनिज्म शो करते हैं। बात आती है बेंजाइलिक की। वी नो दैट कि बेंजाइलिक हैलाइड से बनने वाला कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग, यहाँ पर एआई का मतलब है एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कारण ही बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वो कंपाउंड इजीली क्या दे देगा, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा और हमें एल्कीन मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप के पास कोई ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो देखो यहाँ पर लोन पेयर क्या करेंगे, अपने ये OR क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको दिया बॉन्ड को, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, इस OR पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो बेस, अब आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस काम में लेते हैं, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये और इस टाइप से बॉन्ड वापस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे और हमें इस टाइप से प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट और बेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो polar solvent favors even reaction because these stabilize the carbocation intermediate। ध्यान रखना, even elimination reaction में हमेशा पोलर सॉल्वेंट यूज में ली जाती है। क्यों? क्योंकि ये बनने वाले कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को स्टेबल करते हैं। अब ये पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? तो ये कुछ एसिडिक मीडियम वाले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड विथ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर, TSOH एसीटोन। ये सॉल्वेंट इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट काम में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं लिविंग ग्रुप की। तो आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें पता है कि लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा अच्छा होगा वो उतनी इजीली फास्ट एलिमिनेट हो जाएगा। सो गुड लिविंग ग्रुप विल लीड टू ए फास्ट एलिमिनेशन। दैट मीन्स जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना ही फास्ट एलिमिनेशन देगा। अब अच्छे लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे, जिनमें से कुछ है NR3+ यानी अमोनियम आयन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OTS, ऐसे काफी सारे
अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं जो कि इजीली फास्ट एलिमिनेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर ये एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो बिकॉज NMe3+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से इजीली बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस आएगा, बेस यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को देकर यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो सिंपल सी बात है कि निकलने वाला लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा अच्छा होगा वो उतनी इजीली यहाँ से निकल जाएगा रिएक्शन में और हमें एलिमिनेशन उतना ही फास्ट हो जाएगा। अब बात करें बेस की तो बिकॉज इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में रेट ओनली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर बेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, रेट बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे बेस वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। सो अगर बिकॉज इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालता बेस, तो यहाँ पर हम वीक बेस की प्रेजेंस में इजीली इवन एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करवा सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इवन रिएक्शन कैन बी स्टीरियो सेलेक्टिव, यानी इवन रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि हमने ये देखा था कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन से हमें एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलती है। अब एल्कीन तो दो टाइप के होते हैं, एक सिस एल्कीन एक ट्रांस एल्कीन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था कि सिस को हम जेड एल्कीन के नाम से जानते हैं और ट्रांस को ई एल्कीन के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स बात ये आती है कि इवन एलिमिनेशन से किस टाइप के एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जेड यानी सिस एल्कीन का या फिर ट्रांस यानी ई एल्कीन का। सो स्टूडेंट्स इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। दैट मींस सिस और ट्रांस दोनों में से कोई एक एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनती है। तो इसके लिए आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इवन एलिमिनेशन ऑलवेज फेवर्ड लेस हिंडर्ड ई एल्कीन। दैट मींस इवन एलिमिनेशन से हमेशा हमें लेस हिंडर्ड ई एल्कीन यानी हमेशा ट्रांस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट यानी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। इसका रीजन क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड और अल्कोहल दोनों कंपाउंड शो करते हैं। यहाँ पर हमने एक अल्कोहल कंपाउंड लिया है। तो अब देखो अल्कोहल में अगर हमें एलिमिनेशन करवाना हो तो हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई भी एसिड ले लिया H2SO4 विथ वाटर, ठीक है। अब एसिड का नाम क्या होता है H+ देना। अब OH के पास तो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना, तो ये अटैक करेगा इस H+ पे। तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पर OH किसमें बदल गया, OH2 में। बिकॉज OH के लोन पेयर ने H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ना, तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर वाटर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो बेस्ट एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन ने क्या किया, H+ ने इस OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया। पहले OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, पर जैसे इस OH के साथ किसी एसिडिक हाइड्रोजन ने रिएक्शन की, अब ये OH2 क्या बन गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, तो ये यहाँ से इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा कि वाटर यहाँ पर एज अ बेस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को दे देगा और यहाँ पर ई एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ई की जगह जेड एल्कीन भी तो बन सकती थी, पर ई एल्कीन ही क्यों बनी, उसका रीजन देखिए। बिकॉज द न्यू पाई बॉन्ड कि जो मॉलिक्यूल से जो नया पाई बॉन्ड बनता है ना प्रोडक्ट में, कैन ओनली फॉर्म, वो तभी बन सकता है इफ द वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन, कि जब कार्बोकेटाइन का वेकेंट p ऑर्बिटल एंड ब्रेकिंग CH बॉन्ड और ब्रेक होने वाला CH बॉन्ड दोनों क्या हो, एक दूसरे के आर अलाइंड पैरेलल हो, ठीक है। पैरेलल का मतलब
इस प्रकार से हो, ठीक है। ये रहा वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये रहा टूटने वाला CH बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना, तो पैरेलल होंगे। अब देखो पैरेलल होंगे तो यहां से क्या होगा कि इजीली हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर, कार्बन को देकर यहां से इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि वैकेंट पी ऑर्बिटल और CH बॉन्ड एक दूसरे की क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है। अब देखो बिकॉज यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप फिनाइल और मिथाइल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इन यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल और CH बॉन्ड के बीच में क्या है, लेस हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए कम एनर्जी में ही यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि Z यानी सिस एल्कीन में पहली बात तो कि वैकेंट पी ऑर्बिटल और CH बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। सेकंड बात, यहाँ पर पीएच और एमई दोनों बल्कि ग्रुप पास पास होने के कारण वैकेंट पी ऑर्बिटल और CH बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाती, जिसके और इस इंटरेक्शन को करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो दोनों बल्कि ग्रुप पास पास आ गए, इसलिए यहाँ पर Z एल्कीन बनाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए Z एल्कीन यहाँ पर बनती नहीं है। तो हमेशा कौन सी एल्कीन बनती है इवन एलिमिनेशन में, ऑलवेज E एल्कीन का फॉर्मेशन। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन एक रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन भी है। वो कैसे? रिजियो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि जब भी हम कोई एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सिर्फ ट्रांस एल्कीन बनेगी या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि इवन रिएक्शन से हमें किस टाइप की एल्कीन मिलती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी सेडजेव एल्कीन या फिर हॉफमान एल्कीन। सो always remember that even elimination favors more substituted alkene as a major product because it is more stable. even elimination reaction से हमेशा major product के रूप में हमें more substituted alkene, that means Sedgwick alkene as a product मिलती है। क्यों? क्योंकि more substituted alkene ज्यादा stable होती है। जैसे कि for example हमारे पास यहाँ पर एक एल्कोहल है, ठीक है। आपको पता है कि एल्कोहल में अगर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है तो हमें एज अ सबस्टेंट क्या लेना होगा, कोई एसिड लेना होगा। तो हमने एसिडिक मीडियम लिया है। एसिडिक मीडियम का काम क्या होता है, H+ टोलेट करना, ठीक है। अब वही बात कि OH है तो यहाँ पर होगा क्या कि OH के लोन पे इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH2+ हो जाएगा और एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बोकेटाइल इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई भी बेस डाले हम या फिर कोई भी, ठीक है ना, कोई भी बेस डाले तो यहाँ पर दो कंडीशन है हाइड्रोजन के रिमूवल की। वो दो कंडीशन कौन सी है कि भाई एक बार तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए तो एल्कीन बन जाए, या फिर इस कार्बन के पास ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दे। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है ना। अब देखो, अगर पहली वाली पॉसिबिलिटी फॉलो करे तो अगर ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर बाहर निकल जाएगा तो हमें ये एल्कीन मिलेगी। अगर ये सेकंड वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे तो हमें ये इस टाइप की एल्कीन मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों में से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स, किसी एल्कीन को कैसे चेक करें कि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड। देखो, डबल बॉन्ड को देखा करो आप, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा कार्बन जुड़ रखे हैं तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड, कम कार्बन जुड़ रखे हैं तो लेस सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर देखो, इस तरफ 1 2 कार्बन, इस तरफ 1 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस तरफ 1 2 कार्बन और इस तरफ एक भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है, ये वाली एल्कीन है। इसका नाम होता है 2-मिथाइल ब्यूट 2E। तो स्टूडेंट्स, इवन एलिमिनेशन से हमें हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलती है। इसका रीजन क्या है, तो चलिए इसका रीजन भी देख लेते हैं कि देखो,
because it stabilizes when empty pi star antibonding orbital can interact with filled orbital of parallel CH and parallel कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज इसका रीजन ये है कि जब भी हम किसी एल्कोहल से एलिमिनेशन के थ्रू एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं, तो जहां पर एक न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, वहां पर एम्प्टी पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल और फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ पैरेलल कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होती है। यानी कि इसमें होता क्या है कि कार्बन कार्बन या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के फील्ड ऑर्बिटल और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है। इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्टेबल होगा, यानी वो एल्किन उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है? विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। जैसे हमने कार्बोकेटन में देखा था कि किसी कार्बोकेटन से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, वो कार्बोकेटन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसकी पॉसिबिलिटी है? हाइपर कंजुगेशन की। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन बनने वाला कार्बोकेटन उतना ही स्टेबल। ठीक वैसे ही बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर ये जो एल्किन बन रही है, ठीक है, इस एल्किन से जितने ज्यादा कार्बन जुड़े हुए रहेंगे, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे, उतनी ज्यादा यहाँ पर क्या होंगी? हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी। और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन बनने वाली एल्किन उतनी ही ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो जितने ज्यादा कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना, मोर कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर स्टेबल द एल्किन, उतनी ज्यादा एल्किन स्टेबल हो जाएगी। इसीलिए इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी सेडजेफ एल्कीन मिलती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।